हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी की वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर। मैं विनोद सर कनिष्का कोचिंग क्लासेस से आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के अंदर चैप्टर नंबर 10। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे दमदार चैप्टर हुआ करता है वह है चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन लिखा हुआ व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स। क्राई प्रोटीन्स आखिर क्या है? नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट। उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो ये आखिर बनाता है या इसके अंदर बनती है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है। हाउ हैज मैन एक्सप्लॉइटेड दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट। ह्यूमन है आखिर इसको किस तरह यूज कर पा रहा है, आखिर कैसे इससे बेनिफिट ले पा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं क्राई प्रोटीन की। क्राई प्रोटीन्स आर द टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन है। आखिर टॉक्सिन किसके लिए है? ये टॉक्सिन ह्यूमन के लिए टॉक्सिन है या फिर कुछ इंसेक्ट के लिए? तो हम बात करेंगे कि टॉक्सिन्स किसके लिए है। तो यहां लिखा हुआ है टॉक्सिन्स एनक्लोज्ड बाय क्राई जीन्स, लिखा हुआ एनकोडेड बाय क्राई जीन्स। ये कुछ टॉक्सिन हुआ करते हैं जो क्राई जीन के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया द्वारा बनता है जिसका नाम लिखा हुआ है बैसिलस thuringiensis, जिसको शॉर्ट में बीटी लिखते हैं। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से मिलता है, इसीलिए यहाँ पर पूछा गया था कि किस ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है, तो उसका आंसर यहाँ पर आ गया है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर से इस क्राइजीन के द्वारा टॉक्सिन्स बनाए जाते हैं। वही टॉक्सिन्स कुछ प्रोटीन होती है जिन्हें क्राई प्रोटीन कहते हैं, विच कंटेन्स दीज प्रोटीन्स इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। और ये जो प्रोटीन बनती है क्राई प्रोटीन शुरुआत में इनएक्टिव होती है। इट विल एक्टिवेटेड ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच। ये जब पीएच एल्कलाइन होती है, पीएच मोर देन 7 होती है, उस कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए जो बैक्टीरिया जिसे हम बैसिलस thuringiensis कहते हैं, वो जब ये बनाता है क्राई प्रोटीन जो टॉक्सिन की तरह काम करती है, लेकिन उस बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पाती क्योंकि वो इनएक्टिव है, अभी टॉक्सिन की तरह काम नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही उसको पीएच मोर देन 7 मिलेगी, एल्कलाइन पीएच मिलेगी, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये टॉक्सिन और जहर की तरह काम करती है। और ऐसा इंसेक्ट की गट के अंदर होता है, इसीलिए लिखा गया है कि in the gut of insect when it is ingested the inactive toxin proteins becomes active। वो कह रहे हैं कि जब इंसेक्ट की गट के अंदर ये जाती है प्रोटीन तो टॉक्सिक हो जाती है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी वजह से उस इंसेक्ट है उसकी सेल्स है उसकी लाइसिस होती है, टूट जाती है सेल, अल्टीमेटली वो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। वी से दैट मैन हैज एक्सप्लोरेटेड दिस प्रोटीन। हम कहते हैं कि ह्यूमन है इस प्रोटीन का बड़े स्तर पर यूज कर रहे हैं। किस बात के लिए? ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाने के लिए विद द प्रॉपर्टी ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि इसमें इंसेक्ट को खत्म करने की खासियत है। जैसे बीटी कॉटन बनाते हैं, जैसे बीटी कॉर्न बनाते हैं। बीटी का मतलब क्या है? बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स रियलिटी में वे क्रॉप्स होती हैं जिनके अंदर हमने कुछ जीन को इंजेक्ट करके उनको कुछ रेजिस्टेंट बना दिया है। जैसे मैंने कहा कि कॉटन की जो क्रॉप्स होती थी उसमें इंसेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? इंसेक्ट उस क्रॉप को खत्म कर देते थे, बर्बाद कर देते थे। अब उस इंसेक्ट को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक जीन इंजेक्ट किया गया। बीटी कॉटन के नाम से क्रॉप्स थी, उसके अंदर जीन था, उस जीन को हमने क्राइजीन कहा। वो क्राई प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन इंसेक्ट की गट में जाकर एक्टिव हो जाती है और पॉइजन की तरह काम करती है। अब हम बात करते हैं गोल्डन राइस आखिर क्या है। राइस आपने सुना होगा, लेकिन राइस में राइस गोल्डन राइस, देखो यहाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2022 में पूछा गया, फिर 2024 में पूछा गया, 2025 में नहीं आया। इस बार इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, गोल्डन राइस के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। याद रखिए, गोल्डन राइस राइस की एक वेराइटी होती है जिस राइस का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा होता है, और रियलिटी में एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ये फोर्टिफाइड फूड होती है जो सप्लीमेंट हुआ करती है आखिर उन एरियाज में जहां पर रियलिटी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। ऐसे क्षेत्र जहां पर विटामिन ए की कमी है, जहां वो डाइट लेते हैं, जो खाना खाते हैं उसमें विटामिन ए नहीं है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर राइस की जगह यूज किया गया है राइस का मॉडिफाइड फॉर्म गोल्डन राइस, जिसके अंदर विटामिन ए कंटेंट ज्यादा है। गोल्डन राइस के अंदर प्रीकर्सर होता है जिसको प्रो विटामिन ए, दैट मीन्स बीटा कैरोटीन कहते हैं। आपको पता है बीटा कैरोटीन से
विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है। विटामिन ए का प्रीकर्सर बीटा कैरोटीन है, याद रखिए। अब ये बीटा कैरोटीन हुआ करता है, ये राइस प्लांट के अंदर क्या बनाता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। और विटामिन ए जब फॉर्म में हो जाती है, विटामिन ए जब बन जाती है, और ऐसे राइस को, जिसे हम गोल्डन राइस कहते हैं, उसको जब ऐसी पॉपुलेशन को दिया जाता है भोजन में जहां पर विटामिन ए की कमी है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तब इस नाइट ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गोल्डन राइस को उन क्षेत्रों में यूज किया है। पूछा जाता है गोल्डन राइस के अंदर किस विटामिन का कंटेंट सबसे ज्यादा है, तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए का कंटेंट सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बायो पेटेंट क्या है, एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। देखिए बायो पेटेंट का मतलब क्या है, पहले तो पेटेंट क्या है। पेटेंट का मतलब होता है किसी प्रोसीजर को, किसी इन्वेंशन को, किसी भी मेथड को यदि आप अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो इसको आपकी बिना किसी परमिशन के, आपके बिना परमिशन के कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, इसको हम पेटेंट कहते हैं। लिखा हुआ है कि लीगल राइट, कानूनी अधिकार है, ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, टू द इन्वेंशन फॉर एन, लिखा हुआ टू द इन्वेंशन फॉर गुड्स सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज का जो आपने इन्वेंशन किया है बायोलॉजी के क्षेत्र में, वहां पर हम उसको बायो पेटेंट कहते हैं। तो बायो पेटेंट का मतलब होता है कि बायोलॉजी के अंदर आपने कोई मटेरियल बनाया है, या फिर कोई आपने क्रॉप्स तैयार की है, या फिर कोई मेथड डेवलप की है, उसको आपने सरकार के द्वारा मंजूर करवा लिया है, लीगल राइट आपने ले लिए हैं, कानूनी अधिकार ले लिए हैं, तब वही बायो पेटेंट कहलाता है। लिखा हुआ इट अलाउज द पेटेंट होल्डर, जिसने पेटेंट करवाया है उसको आखिर ये क्या अधिकार देते हैं, मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग द पेटेंटेड इन्वेंशन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए वो अपने ही पेटेंट को, अपनी पेटेंट को कुछ सेल करने के लिए, कुछ यूज करने के लिए, कुछ बनाने के लिए दे सकते हैं। अवर कंट्री ओन्स द पेटेंट्स रिलेटेड टू द बासमती राइस, बासमती राइस का पेटेंट करवा लिया है। नीम बेस्ड प्रोडक्ट, नीम बेस्ड प्रोडक्ट हुआ करते हैं, उसका भी पेटेंट हमारी कंट्री ने करवा लिया है। तो ये जो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, जैसे बासमती राइस है, नीम है, इसका पेटेंट ही बायो पेटेंट कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है बायो पायरेसी क्या है, ये भी पूछ लिया गया 2020 में, 2023 में, ये भी आने लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बायो पायरेसी का मतलब क्या है, बायो पायरेसी यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश की बायो रिसोर्सेज को यूज करना, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज के द्वारा किसी भी होस्ट कंट्री के अंदर जाकर उसके बायो रिसोर्सेज को यूज करना, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री, उस होस्ट कंट्री से बिना किसी परमिशन लिए हुए जब उसके बायो रिसोर्स जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर अदर रिसोर्सेज जैसे माइंस हुआ करती है, उनका यूज बड़े स्तर पर किया जाता है, तब उसे बायो पायरेसी कहते हैं। लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, बहुत सारी कंट्री ऐसी हुआ करती हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा डेवलप है, फाइनेंशियल तौर से बहुत कब रिच हैं, बहुत रुपया, लेकिन एक कमी है उनमें, गरीब हैं इस बात में कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी नहीं है, अलग अलग तरह की वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये बायोपायरेसी को यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी होस्ट कंट्री के अंदर जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हुआ करती हैं, वो अपनी एमएनसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ओपन करती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ओपन होती हैं, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सप्लॉइटेड बाई एमएनसी, इन्हीं एमएनसी के द्वारा उनका शोषण किया जाता है, और उनके नेचुरल रिसोर्सेज का बड़े स्तर तक यूज किया जाता है बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पेमेंट के, इसी को बायो पायरेसी कहा जाता है। अब उसके बाद में व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, ऐसी क्रॉप्स जिनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दिया है कुछ विशेष पर्पस के लिए। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उनको एक्सप्लेन करें तो बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप्स है, जिसके अंदर क्राई प्रोटीन है, क्राई जीन इंजेक्ट किया गया जिससे क्राई प्रोटीन बनती है, और ये क्राई प्रोटीन हुआ करती है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है, जो बेसिक पीएच पर ही एक्टिव होती है और इंसेक्ट को खत्म कर देती है। ये भी बताया था मैंने, बीटी कॉटन में बहुत अच्छा यूज है। गोल्डन राइस, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इसमें हायर परसेंटेज किसकी ली गई है, विटामिन ए की। थर्ड है
बीटी वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स हुआ करती हैं जिनको रेस्टेंट बनाने के लिए इनके अंदर वही जीन इंजेक्ट किया गया है, जैसे बीटी ब्रिंजल आता है ना। उसके बाद है मेज, जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज है, वो भी तैयार किए गए हैं जिसमें इनको पेस्ट या फिर किसी तरह की डिसीज नहीं होती। फ्लेवर्स और टोमेटो यूज किए गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो यूज किए गए हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट खासियत हुआ करती है। तो इस तरह से कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जैसे बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, बीटी वेजिटेबल्स, मेज, फ्लेवर्स और टोमेटो। उसके बाद है व्हाट आर जीएमओ। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इंपोर्टेंस क्या है। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एप्लीकेशंस पूछ रहे हैं, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज 2019 में पूछा गया। तो देखो यहाँ पर अपन बात करें तो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया गया है किसी विशेष पर्पज के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि कुछ वेजिटेबल्स हुआ करती हैं, बीटी ब्रिंजल्स, बीटी कॉटन क्रॉप्स हुआ करती हैं, गोल्डन राइस हुआ करता है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही तो है। अब हम बात करें कि आखिर जीएमओ है क्या। ऑर्गेनिज्म हैविंग फॉरेन जीन, कोई नया जीन है विच इज पर्पजफुली इंजर्टेड, कुछ ही विशेष उद्देश्य के लिए इसके जीनोम में इंजेक्ट किया गया है, वही ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहलाता है। लिखा हुआ दीज आर मैनिपुलेटेड इन ऑर्डर टू बी एबल टू एक्सप्रेस द फेवरेबल जीन टू प्रोड्यूस डिफरेंट कॉमर्शियल इंपोर्टेंट प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ऐसे जीन इंजेक्ट करते हैं जो इंसेक्ट को खत्म करते हैं, ऐसे जीन इंजेक्ट कर देते हैं किसी क्रॉप के जेनेटिक मटेरियल में कि वो डिसीज रेजिस्टेंट हो जाता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाता है, फ्लड रेजिस्टेंट हो जाता है, उसमें इंसेक्टिसाइड के यूज कम करने पड़ते हैं। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जब मॉडिफिकेशन किया गया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में एक एग्जांपल आ गया इकोलाई। एप्लीकेशंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर फील्ड में, अलग से हेडिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला एप्लीकेशन हुआ है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, दूसरा एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, तीसरा एप्लीकेशन इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने में, और फोर्थ नंबर जो एप्लीकेशन है बायो कंट्रोल एजेंट में। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको बताया कि कुछ लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट हुआ करते हैं, वो तो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल के अंदर कैसे बढ़ाएंगे। तब हमने क्या किया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन को आइसोलेट कर लिया, और आइसोलेट करने के बाद आइसोलेट कहां से किया, आइसोलेटेड फ्रॉम राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के जीनोम से यानी उसके जेनेटिक मटेरियल से हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन को अलग कर लिया। अलग करने के बाद में इंट्रोड्यूस इनटू द जीनोम ऑफ वेरियस सीरियल्स, बहुत सारे अनाज वाली फसल होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, उनके अंदर फिट कर दिया, अब वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती है। इसका मतलब हमने इसका यूज किया है एग्रीकल्चर फील्ड में। दूसरा फोटोसिंथेसिस, व्हेन साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस रेगुलेटिंग एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करने वाला एंजाइम जो नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट मिलता है, रुबिस्को राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो नेचर में सबसे ज्यादा मिला करता है, ये एंजाइम रुबिस्को, ये फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ा देता है। उन्होंने क्या किया, साइंटिस्टों ने फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाने के लिए टोबैको प्लांट के अंदर, इसको टोबैको प्लांट से लिया, लिखा हुआ रुबिस्को इनटू टोबैको प्लांट फ्रॉम पीज, वो कह रहे हैं कि मटर वाले पौधों से लिया और टोबैको प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, और टोबैको प्लांट में फोटोसिंथेसिस की रेट पहले के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो गई, तो फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहे हैं। थर्ड है न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ एजेंशियल अमीनो एसिड्स हुआ करते हैं, वो मेनली क्रॉप्स में एब्सेंट होते हैं। इन एसिड्स को बनाने वाले, अमीनो एसिड्स को बनाने वाले कुछ जीन्स हुआ करते हैं, उन जीन्स को इन्होंने इंजेक्ट कर दिया। बायो कंट्रोलिंग एजेंट, बायो इंसेक्टिसाइड की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन बायो इंसेक्टिसाइडल होता है। तो यहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी के यूज पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर फील्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 की बात कुछ ऐसे है कि ये 2023 में पूछा गया।
फिर 2024 में नहीं आया, 2025 में पूछा गया। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2026 में आएगा, क्योंकि ये 2025 में आ चुका है, लेकिन फिर भी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वो देना चाहेंगे, रिपीट करना चाहें, तो इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे 4 मार्क्स में। 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इसको रिपीट किया जा सकता है। इससे पहले वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पीसीआर, और उसके बाद जो 4 नंबर का क्वेश्चन जिसके आने की संभावना है, वो बात अलग है कि ये पिछले साल पूछा गया है। यदि वो रिपीट करना चाहें तो इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे 4 मार्क्स में। अब देखिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आखिर क्या है? आखिर किस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे? आखिर डीएनए को रिकॉम्बिनेंट क्यों कहा गया? एक प्लाज्मिड डीएनए हुआ करता है, उस प्लाज्मिड डीएनए में जब हम अपना डिजायर्ड जीन और डिजायर्ड डीएनए जो हमने इच्छा के अकॉर्डिंग किसी प्लांट से सेपरेट किया है, उस डीएनए को प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दें तो प्लाज्मिक डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए नहीं रहा, अब वो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। इससे बनने वाली प्रोटीन को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं, और टेक्नोलॉजी का नाम आपको बताइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? डीएनए हैविंग फॉरेन सेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए, डीएनए जिसके पास में फॉरेन डीएनए जुड़ा हुआ है, उसको डिफरेंट स्टेप्स के जरिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। वही टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो सबसे पहला स्टेप हुआ करता है उसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को पहले आइसोलेट तो करें। तो देखो यहाँ पहला स्टेप हुआ करता है डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसके अंदर क्या करते हैं, प्यूरिफाइड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि उस डीएनए और प्रोटीन्स को अलग करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम उस डीएनए को कट करते हैं। डिजायर्ड डीएनए और जीन इज कट, इनको डिजायर्ड जीन होता है उसको कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किसी भी सेल से, किसी भी ऑर्गन की सेल से पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, इसीलिए सेल को डिसरप्ट किया जाता है। सेल की लाइसिस करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि आपके पास में कोई प्लांट सेल है तो सेलुलेज एंजाइम के द्वारा टूटती है ना। तो यहाँ पर हम बात करें कि कोई बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, उससे टूटती है। अब डीएनए जो आपने अलग किया उसको कट कर लेते हैं। कट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। फिर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे उसको तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज कर लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि करंट की प्रेजेंस में आप दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक एनोड दूसरा कैथोड। करंट की प्रेजेंस में अपोजिट चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हुआ करते हैं वो कुछ एनोड की तरफ तो कुछ कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैथोड की तरफ आ जाएंगे। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ, जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ आएंगे। इस तरह मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। यदि उस मीडियम में जेल का यूज किया गया है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाएगा। अब क्या करते हैं? कटिंग ऑफ वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए का मतलब होता है प्लाज्मिड का डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए को कट करते हैं। लिखा हुआ वेक्टर डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए इज नाउ कट एट ए स्पेसिफिक साइट बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम प्लाज्मिड डीएनए को कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर। अब हम सिलेक्शन करते हैं किसके साथ में अटैच करें। उसके बाद कल्चर करते हैं, और कल्चर करने के बाद में आपको ढेर सारी सेल्स मिल जाती हैं। देखिए ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहला काम क्या है? ये ह्यूमन विंग्स यानी ह्यूमन का जीनोम है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, इसको पहले आइसोलेट किया गया है। आइसोलेट करने के बाद उसको यहाँ पर आइसोलेशन हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे आइसोलेशन हुआ है। आइसोलेशन करने के बाद में ये देखो इधर ह्यूमन इधर बैक्टीरियल सेल, दोनों को हम कंपेरेटिव तौर से देखें तो यहाँ पर हमने इस ह्यूमन से इस डीएनए को पहले आइसोलेट किया है। आइसोलेट करने के बाद हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा इसको तोड़ा है।
अब इसके बाद हमारे पास ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए तो अलग है, ये होता है प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए को ही हम कहते हैं वेक्टर डीएनए। अब प्लाज्मिड डीएनए ये है, इसको हम अलग करेंगे तो बैक्टीरियल सेल है उसमें से अलग करेंगे, अलग करने के बाद उसको रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस से तोड़ देंगे। अब देखिए ये प्लाज्मिड का डीएनए आ गया, यहाँ पर ये ह्यूमन का डीएनए है, दोनों है, यहाँ पर आप दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये वाला, ये पोर्शन, ये तो प्लाज्मिड का डीएनए। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये डीएनए किसका है, ह्यूमन सेल का। इन दोनों को जोड़ दिया है, इसलिए इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डीएनए लाइगेज का। डीएनए लाइगेज से जोड़ने के बाद अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए को हम होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, दूसरी बैक्टीरिया सेल जिसे होस्ट सेल कहते हैं। जैसे इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, जैसे उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया है, उसके अंदर ह्यूमन जीनोम जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए उसको इंजेक्ट कर दिया। अब इसकी ढेर सारी कॉपी तैयार होगी। जब प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन होगा तो प्लाज्मिड से जुड़ा हुआ डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, मतलब उसकी भी कॉपी तैयार होगी। ऐसी ढेर सारी कॉपी तैयार हो जाती है। यही पूरी मेथड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।